अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। शाम की हल्की धूप कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। जानकी दिनुभाइया का दिया हुआ सूप लेकर बाहर बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी। होले होले चम्मच से सूप की सिसकियां ले रही थी। नीचे इतनी हलचल मची हुई थी। हर छोटा सा शोर शराबा उसे हकीकत की याद दिला रहा था। अपनी सौतन का इस तरह घर में स्वागत हो रहा था, जबकि जानकी की मोम ने अभी केल रात को ही उसको तसल्ली दिलाई थी कि सब ठीक कर देगी वो। कितनी झूठी तसल्ली और कितने झूठे लोग। किनसे वह क्या उम्मीदें लगाती। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आराम था। सूप पीते पीते उसका दायां हाथ अपने पेट को बार बार सहला रहा था। उस रात के वह सुंदर से सपने के बाद जानकी को अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद में सम आई वह नन्ही सी जान का ख्याल रखने में खोई रहती थी। जैसे उसके जीवन का एक ही मकसद रह गया था, उसके पेट में पल रहा बच्चा। कुछ देर में दिनुभाइया फिर से जानकी के हाथ में उसकी फेवरेट मैगी थमा के गए। जैसे उनको जानकी के सारे दुख दर्द रूबरू हो रहे हो, उस तरह थोड़ी थोड़ी देर में जानकी का ध्यान रखने चले आते थे। धीरे धीरे शाम रात में बदल रही थी। जब जब नीचे से सबकी हंसी की आवाजें गूंज उठती, तब जानकी के पेट में मरोड़ उठते। तक वह अकेले ऐसे में समय काटती। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था अब उसका। आखिर कब जानकी जबरदस्ती से मैगी उठाकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने किताब उठाए और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में हर शब्द धुंधला हो रहा था। उसका दिल और दिमाग अब एक साथ कुछ भी समझने में असमर्थ थे। नीचे प्रिया अब पूरी तरह से अपने पुराने रूप में वापस आ चुकी थी, खुश और चंचल। वह बात बात पर अधिक की मां को गले लगा लेती थी और खुशी से उन्हें अपनी नई नौकरी के बारे में बताए जा रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे दुनिया भर की खुशियां उसी के हिस्से में आई हों। अधिक की मां ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके दिल में एक कसक थी। वे जानती थीं कि इस खुशी के पीछे कितनी दर्दनाक सच्चाई छिपी हुई है। समय नहीं बन रही थी। अधिक ये सब देखकर और ज्यादा खुश था। उसकी खुशी जैसे प्रिया को अचानक किसी का फोन आ या उसने उसे उठाया और बात करते हुए ऊपर चली गई, जहां उसे सिग्नल अच्छे मिल रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुई, ये जाने बिना कि वह जानकी और अधिक का कमरा है और जानकी भी वहीं मौजूद है। उसने दरवाजा खोला और सीधे बालकनी की तरफ बढ़ गई। जानकी साइड टेबल पे बैठकर पढ़ाई में लगी हुई थी। जानकी ने दरवाजे की आवाज सुनी और अपनी किताब से सिर उठाया। उसने प्रिया को कमरे में दाखिल होकर सीधा बाहर बालकनी की ओर जाते हुए देखा। वो वहां खड़ी होकर बात करने लगी। उस पल में जानकी इस कदर मजबूरी में सहे अपमान के बोझ तले दब गई कि अगर उसका बस चलता तो उसी वक्त सीता मैया प्रिया से दूर रखा की तरह जमीन में समा जाती। जानकी ने जानबूझकर छोटे उदा को प्रिया जब फोन कॉल खत्म करके कमरे में वापस आए, तो उसकी मुस्कान के साथ कहा। नजर जानकी पर पड़ी। उसने जानकी को देखा और हल्की सी ओह माफ करना, मुझे लगा ये कमरा खाली है। जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल में जानकी को कुछ सूझा नहीं कि वह क्या जवाब दे। उसकी आंखों में बस एक चुकी हो गहरी उदासी थी, जैसे वह कुछ भी महसूस करने की ताकत खो। प्रिया ने पास आकर पूछा, वैसे हाय, मैं प्रिया। अधिक एंड आई आर टुगेदर। तुम कौन? मुझे तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। बिना नोक किए ही मैं अंदर चली आई। जानकी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाय, मैं जानकी। तुम्हारे बारे में जानकार अच्छा लगा। इतना कहकर जानकी फिर से अपनी किताब में घुस गई। प्रिया ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, वैसे कौन हो तुम? आई एम सॉरी टू आस्क। तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं।
जानकी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसमें जवाब देने की कोई उत्सुकता नहीं थी। वो बस अपनी किताब में घुसी रही, जैसे उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द था जिसे वह बयां नहीं कर सकती थी। उस पल में वह सब सच्चाई प्रिया को बता देना चाहती थी कि जो अधिक उसके साथ इतना गुल मिल रहा था वो दरअसल में उसका पति है। लेकिन फिर किस मुंह से अधिकार करती? जब उसके पति ने ही इस संबंध को माना नहीं तो किस बात से वह प्रिया को सच्चाई बताती? प्रिया ने जानकी की नीरसता को महसूस किया, लेकिन उसने अपनी खुशी के साथ कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां पाली हैं। अधिक और मैं जल्द ही शादी करने का सोच रहे हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं। जानकी का दिल इस बात को सुनकर फिर से एक बार टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछने की भी कोशिश नहीं की। वह जानबूझकर यह सब बातों से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। वो बस वहां बैठी रही, इस कड़वी सच्चाई को सहते हुए। लेकिन जानकी को एक बात खाए जा रही थी कि अधिक ने अब तक जानकी और अपने रिश्ते के बारे में प्रिया को कुछ भी नहीं बताया था। क्या अधिक प्रिया से इतना बड़ा सच छुपाने की कोशिश कर रहा था? ये प्रिया के साथ कितना गलत होगा। और जब प्रिया को ये पता चलेगा कि वो खुद अधिक के बच्चे की मां बनने वाली है तब वो क्या करेगी यह रिश्ते का? उस पल में जानकी ने तय किया कि अगले हफ्ते छोटी की शादी खत्म होते ही वह सबको घर में यह न्यूज़ दे देगी। आगे अगर घरवाले ही प्रिया को बताना नहीं चाहते तो वो उनकी और प्रिया के बीच की बात है, या फिर उसे भी खुद सब कुछ बता देना चाहिए प्रिया को। जानकी प्रिया की ओर मुड़ी और अपनी सोच में खोई हुई थी और प्रिया अपने बारे में बातें बताए जा रही थी। ठीक उसी वक्त अधिक कमरे में चला आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह जानता था कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसने देखा कि प्रिया जानकी के पास बैठी है और दोनों बातें कर रही हैं। अधिक का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। चलो प्रिया, माँ नीचे तुम्हें बुला रही हैं और फिर तुम्हारा केक भी वेट कर रहा है, अधिक ने कहा। प्रिया ने खुशी से सिर हिलाया और जानकी की ओर मुस्कुराकर देखा। तुम भी चलो न, हम केक काटने वाले हैं। जाने से पहले प्रिया ने जानकी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे खुशी होगी अगर हम दोस्त बने। ये सुनते ही अधिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने प्रिया को खींचकर अपनी ओर कर लिया और नीचे ले जाने लगा। जैसे ही वे नीचे चले गए, जानकी ने अपने आंसुओं को बहने दिया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे अपने बच्चे से माफी मांग रही हो कि उसे इस दुनिया में लाने से पहले ही उसकी मां ने उसको इतनी नाइंसाफी दिला दी। नीचे अधिक ने प्रिया से पूछकर जान लिया कि उनके बीच में कहीं कुछ बात तो नहीं हुई है। फिर राहत की सांस ली कि जानकी ने सच्चाई नहीं बताई। उसने प्रिया का दिल रखने के लिए तुरंत दिनू भैया को बुलाया और कहा, जानकी को नीचे बुलाओ, उसे भी इस खुशी में शामिल होना चाहिए। दिनू भैया जानकी के पास गए और उससे कहा, बिटिया, अधिक बाबू आपको नीचे बुला रहे हैं। जानकी ने सिर हिलाया और धीरे से उठ खड़ी हुई। उसकी चाल में वही थकान थी, वही बोझ जो अब उसके दिल और आत्मा को जकड़ चुका था। उसने अपनी आंसू भरी आंखों को पोंछा और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि सब लोग खुश हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अधिक और प्रिया के बीच की नज़दीकियां उसे चुभ रही थीं, जैसे कोई नुकीली चुभन उसकी आत्मा को घायल कर रही हो। प्रिया ने केक काटा और खुशी खुशी अधिक को पहला टुकड़ा खिलाया। सबने तालियां बजाई और प्रिया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अधिक के होंठों पर हल्के से चुंबन दिया। ये देख जानकी की आत्मा बुझ गई। उसने खुद को दीवार का सहारा देकर संभाला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था।
अधिक की माँ सके पापा की गैर मौजूदगी में हो रहे ये सब खेल को देखने में अब असमर्थ थी। वह इतना कमजोर महसूस कर रही थी कि यह सब देखकर वह बीच पार्टी से अपने कमरे में चल दी, किसी को कुछ भी बताए बिना। कब से वह अधिक के गुस्से के डर से चुपचाप ये सब मस्ती और हंसी ठिठोली देख रही थी, लेकिन आखिरी दृश्य ने उनको अंदर से चीर दिया। प्रिया को अधिक के मॉम का अचानक से चले जाना सही नहीं लगा। अधिक को छोड़कर सब मायूस से खड़े थे। दिनू भैया और जानकी पत्थर की मूरत की तरह सामने खड़े थे उसके। प्रिया को सबका बर्ताव काफी अजीब सा लग रहा था। जानकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे अचानक बहुत मिचली महसूस होने लगी और वह अपने कमरे की ओर भागी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बाथरूम की तरफ भागी। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे और वह उल्टियां करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल एक गहरी पीड़ा से जूझ रहा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगी, जैसे बच्चे को शांत रहने की अर्ज कर रही हो। बच्चा भी समझ गया था कि मां का किस कदर अपमान हो रहा था इस घर में। जानकी थोड़ी स्वस्थ हुई और आदित्य का दिया हुआ माउथ फ्रेशनर मुंह में रख ली। अब जाकर उसको थोड़ी शांति मिली थी। वह आकर बेड में बैठ गई। शरीर शांत हो गया था, लेकिन मन अभी भी नीचे घटे दृश्यों को दोहरा रहा था। तभी पीछे से अधिक की तेज आवाज आई, एकदम इसे ऊपर आने का ड्रामा क्यों किया? सबके सामने अपनी नाटकबाजी दिखानी जरूरी थी। सिर्फ केक काटने के लिए बुलाया था। वहां मां भी पार्टी छोड़कर चली गई। पता नहीं सबको मेरे ही खुशी से इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है, लेकिन जानकी के पास अब कोई जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो बस वहां बैठी रही। अब तो उसके आंसू भी सूख गए थे। अधिक की बात बात पर नाराजगी और क्रोध अब उसके लिए कुछ नया नहीं था। हर दिन कोई ना कोई बात पर और मौके देखकर अधिक उसको बेइज्जत करता रहता। अपने पीछे अधिक जोर से कमरे का दरवाजा ठोककर कमरे से बाहर निकल आया। जोर से आई आवाज से जानकी कांप उठी। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से धीरे धीरे कहा, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। शायद तुम्हारे नसीब में पिता का प्यार नहीं है, लेकिन इस माहौल में मैं हरगिज़ तुम्हें लाना नहीं चाहूंगी। तुम्हारे पापा अपने पहले प्यार के अपराध बोझ तले पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने पहले प्यार में जो वादे किए हैं, उन्हें निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस पहले प्यार को निभाने के चक्कर में हमारे बारे में भूल गए हैं। वो मुझसे नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने उनकी दौलत को देखा और उनके साथ शादी रचकर उनको साजिश में फंसाया। लेकिन मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता है कि मैंने उनको सच्चे दिल से चाहा है। आई प्रॉमिस कि वो तुम्हें छोटे उतना प्यार करेंगे। उसके शब्द उसके दिल से निकले थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह अब इस दुनिया में अकेली थी और उसके पास बस यही एक वादा था, अपने बच्चे के लिए जीने का, उसे हर खुशी देने का और इस दर्दनाक जिंदगी से बाहर निकलने का। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था, लेकिन जानकी की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर से उठी और अचानक पेट में मरोड़ उठने लगे। उसे तेज मिचली महसूस हुई और वह तुरंत वॉशरूम की ओर भागी। अंदर जाकर उसने बेतहाशा उल्टियां कीं। यह उसकी नियमित सुबह का हिस्सा बन गया था। पहले ट्राइमेस्टर की मॉर्निंग सिकनेस और थकान अब उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े अधिक ने सुना कि उसको उल्टी आ रही है, लेकिन उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसे ये सब अजीब तो लगा, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आया कि जानकी प्रेग्नेंट हो सकती है। उसे सिर्फ अपनी नाराजगी और गुस्से की परवाह थी, जो अब उसके हर सोच पर हावी हो गया था।
जानकी ने धीरे धीरे अपना चेहरा धोया और नैपकिन से पोंछने लगी। आईने में उसके चेहरे पर आंखों के नीचे हल्की सी सूजन साफ झलक रही थी। बाहर आकर फोन उठाकर देखा तो आदित्य के कई सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रखे थे। आदित्य जानकी का खूब ख्याल रख रहा था। जानकी की परिस्थितियों से वाकिफ आदित्य हमेशा फिक्र करता रहता कि जानकी ज्यादा स्ट्रेस ना ले। आदित्य के मैसेज का रिप्लाई जानकी ने दिया, हैश आदित्य, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी मिचली थी। आदित्य का तुरंत जवाब आया, हैश दवाई ले रही हो ना गुड्डू। हैश तुम्हें आराम करना चाहिए जानकी, आज तुम्हारे स्कैन का दिन है, याद है ना? मैं शाम को शार्प 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। और हाँ, अब तुम्हें अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा। मैंने भेजी थी वो ईबुक पढ़ना शुरू किया। आदित्य की केयर देखकर जानकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द भी छिपा हुआ था। आदित्य की बातें उसे एक पल का सुकून का एहसास देती थीं, लेकिन जब तक वह इस रिश्ते में थी उसको आराम कहाँ था। आदित्य ने हमेशा की तरह जानकी को खुश करने की कोशिश करते हुए मैसेज भेजा, हैश तुम्हें याद है जानकी, जब हम कॉलेज में थे, एक दिन कैंटीन में बैठे हुए थे, तब अर्चना मैम की गुड़िया को देखकर मैंने तुम्हें टीज किया था कि मुझे भी ऐस बड़ी ही नन्ही जानकी को देखना है एक दिन। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जल्दी ही वह दिन आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि तुम इस खुशी को महसूस करो। इस सफर में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानकी ने आदित्य का मैसेज पढ़ा और एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह शायद जानने लगी थी कि आदित्य उसके लिए क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वह खुद को इस स्थिति में नहीं देख पा रही थी कि उसके इमोशंस का जवाब दे पाए। उसने धीरे से आदित्य को जवाब दिया, हैश आदित्य, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे कहूँ। मैं बस इस सब से बहुत थक गई हूँ। आदित्य ने तुरंत जानकी को संभालते हुए कहा, हैश तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है गुड्डू, मैं समझता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और इस नन्ही जान के लिए खुद को संभालो। आज शाम का स्कैन हेल्थी रहना चाहिए बस। थोड़ी देर बाद जानकी ने अधिक की माँ को बताया, माँ, मैं कल सुबह सूरत जा रही हूँ। छोटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अब शादी में 1 हफ्ता ही रह गया है, तो मुझे वहाँ कुछ दिन रहना होगा। अधिक की माँ ने उसकी बात सुनते ही खुशी से उसे गले लगा लिया। ये बहुत अच्छी बात है जानकी, तुम जाओ और वहाँ अच्छे से समय बिताओ, थोड़ा आराम भी कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना, जैसे ही तुम कुछ दिनों के लिए नहीं दिखोगी तो अधिक तुम्हें मौका देगा अपनी बात रखने का, और वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अधिक के पापा भी यही कह रहे थे कल रात, लेकिन जानकी के दिल में ऐसा कोई विश्वास नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। क्या ऐसे होते हैं माँ बाप जिन्हें अपने बच्चे की खुशी दिखाई ही नहीं देती? पहले भी जबरदस्ती से अधिक को इस रिश्ते में बांध दिया और अब फिर से वही उम्मीदें। जानकी के मन में एक तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अधिक के साथ जो गलतफहमी हो गई थी, जिसने उनके रिश्ते को इतना दूर कर दिया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, जानकी ने अब मन बना लिया था कि इस रिश्ते से बाहर जाना ही सही होगा। शाम को जब जानकी स्कैन के लिए जा रही थी, उसने अधिक की माँ को बताया, मुझे कुछ काम है माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, रात तक लौट आऊंगी। अधिक की माँ ने कोई सवाल नहीं किया। वह जानती थी कि ऐसे हालातों में पूरा दिन घर में रहने से कोई भी इंसान पागल हो सकता है। आदित्य उसे लेने आया और दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने स्कैन के लिए जानकी को स्ट्रेचर पे लेटाया।
मैंने आपके हस्बैंड ड को अंदर बुलाया है। आज आप आपके बच्चे की हार्ट रेट सुन पाओगे और उसके सुरक्षित होने का प्रमाण भी कुछ टेस्ट में पता चलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। डॉक्टर की बात नकर ही जानकी गुमसुम हो गई। अधिक को तो पता भी नहीं था कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन इतनी देर में नज़ आदित्य को रूम में लेकर आती है। जानकी आदित्य को वहां देखकर संकोच महसूस कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी वहां से भाग जाए। जानकी को असहज होते हुए देख आदित्य खुद कुछ बहाना बनाकर रूम से बाहर चला आया। बीप 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 बीप। जानकी ने पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनी। वह धड़कन उसकी आत्मा को गहराई तक छू गई। एक ही लय में तेजी से वह छोटा हृदय धड़क रहा था। स्क्रीन पर डॉक्टर ने जानकी को छोटे छोटे हाथ और पैर दिखाए, और यह सब देखते ही जानकी की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुमकिन नहीं था। वह इतनी इमोशनल हो गई थी, खुद को काबू में रखने की उसने कोशिश भी नहीं की। स्कैन खत्म होते ही नर्स ने जानकी के पेट पर लगाया, जेल साफ किया और फिर उनको कंसल्टिंग रूम में ले आई। वहाँ आदित्य पहले से ही एक चेयर में बैठा हुआ था, बेताब था जानने के लिए कि सब सही तो है। डॉक्टर थोड़ी देर में रिपोर्ट्स भी लेकर आए और बताया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने अब दोनों को ज्यादा केयर लेने का सुझाव दिया और आगे का प्रोसेस बताया। आदित्य जानकी का हाथ थामे अस्पताल से बाहर ले आया और पार्किंग में कार का दरवाजा खोलकर उसको बिठाया। जानकी, तुम कितनी मजबूत हो, आज ये साबित हो गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गुड्डू। इस लिटिल सोल्जर के लिए तुम्हें आगे और भी मजबूत बनना होगा, और अगर कभी ऐसा वक्त आए जब तुम इस रिश्ते से बाहर आना चाहो, तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी कि तुम मेरे साथ रहो। इस लिटिल सोल्जर के साथ मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानूंगा। अपने दिल की बात हिचकिचाते हुए रख तो दी, लेकिन फिर आदित्य खूब शर्मा गया। जानकी ने आदित्य का चेहरा देखा और छूटते हुए पसीने को देखकर जोर से हंस दी। जानकी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर आदित्य भी निश्चिंत हो गया। लिटिल सोल्जर को महसूस करना चाहोगे? अचानक से जानकी के इस प्रश्न पे आदित्य बौखला गया। जानकी आदित्य की इस बड़ी ही पहल का कभी जवाब नहीं देती थी, लेकिन आज अचानक से इस तरह बात करते देख आदित्य को सच में पसीना आ गया। ड्राइवर सीट पे बैठे आदित्य का हाथ जानकी ने अपने हाथों में लिया और अपने पेट के नीचे वाले हिस्से पर होले से रखा। अभी कोई बेबी बम्प नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आदित्य की आंखें एकदम से चमकी। आदित्य की आंखों में पानी भर आया। जानकी की ओर देखते हुए वो बोला, माय लिटिल सोल्जर, आई एम डाइंग टू सी यू। आदित्य को इतना इमोशनल होते देख जानकी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने आदित्य की आंखों में देखा और धीरे से कहा, आदित्य, इन हालातों में मेरा साथ निभाने के लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अब ये फॉर्मेलिटी ही बची थी। पागल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब रोना धोना बंद। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें मेरी फेवरेट प्लेस पर ले चलता हूँ। वे दोनों कॉर्नर हाउस आइसक्रीम शॉप में चले आए, जहां आदित्य ने जानकी के लिए उसका पसंदीदा कुकीज एंड क्रीम आइसक्रीम मंगवाया। सूरत में भी आदित्य और जानकी कॉलेज के बाद कॉर्नर हाउस जाया करते थे, तब से जानकी की फेवरेट आइसक्रीम यही थी। अपना फेवरेट आइसक रीम सामने आते ही जानकी की आंखों में चमक आ गई। जैसे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जानकी भी खुश हो गई। जानकी को खुश होते देख आदित्य भी अब रिलैक्स हो गया। बीच बीच में सोच में खो जा रही जानकी को आदित्य ने अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाया। पहले तो जानकी ने मना किया, लेकिन आदित्य ने उसे जबरदस्ती खिलाया। इस बार जानकी ने मना नहीं किया और आदित्य की बात मान ली, लेकिन उसी रेस्तरां में
कुछ दूर अधिक और प्रिया भी आए हुए थे। इधर उधर देखते अधिक की नज़र दूर से ही जानकी पर गई। अधिक ने दूर से देखा कि जानकी और आदित्य कितने करीब थे। उसके दिल में जलन की एक आग लग गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दोनों को दूर से देखता रहा। लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। आइसक्रीम खाकर आदित्य जानकी को उसके घर ड्रॉप किया। जानकी को विदा करते समय उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फिर उसके पेट को होले से छूते हुए कहा, मेरा छोटा सोल्जर, हम जल्द ही मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। गुड्डू। जानकी ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जानकी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे घर के अंदर चली गई। वो कमरे में गई, अपने कपड़े बदले और सोफे पर जाकर बैठ गई। काफी दिनों से छोड़ा हुआ उसका ज्वेलरी के बिजनेस में आज उसने फिर से मन पे रोया। अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला तो देखा कि उसकी वर्किंग मोम की थीम पर हजारों ऑर्डर आए हुए थे। जानकी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोग ऑर्डर का फॉलो अप ले रहे थे। इतने सारे ऑर्डर्स वो कैसे इस हालत में कर पाएगी। उसने फोन साइड में रखा और आंखें बंद करके अपनी सफलता की खुशी को पल के लिए महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने व्हाट्सएप पर आदित्य को मैसेज किया और यह ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हेल्प मांगी। जानकी के सक्सेस की बात सुनकर आदित्य भी खुशी से नाच उठा। उसने जानकी को मिस किया कि वह अपने ऑफिस में से 2 लोगों को इस काम पर अभी लगवा रहा है और जल्द ही इन ऑर्डर्स को प्रोसेस करवाएगा। आदित्य की बात सुनकर जानकी को राहत हुई। इतनी मुसीबतों के बीच में भी उसकी खुशी आज 7वें आसमान पर थी। तभी अधिक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने दूर से ही देखा कि जानकी फोन पर कुछ पढ़ रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तेजी से आकर जानकी के हाथ से फोन छीन लिया और जमीन पर फेंक मारा। फोन की स्क्रीन टूट गई। एकदम से हुई हलचल से जानकी घबरा गई और उसने चौंककर अधिक की ओर देखा। तुम्हें मेरी फैमिली की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, अधिक ने गुस्से से कहा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शहर में खुलेआम घूम रही हो, जबकि तुम अब भी मेरी पत्नी हो। अगर तुम इतना इंतजार नहीं कर सकती तो मैं अभी तलाक के कागजात लाकर दस्तखत करवा सकता हूँ। तलाक का नाम सुनते ही जानकी का दिल धक से रह गया। उसने तलाक के बारे में सोचा तो था, लेकिन जब अधिक ने ये शब्द उसके सामने कहे तो वह अंदर तक हिल गई। उसने कुछ पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी को एक झटके में बिखरते देखा। जिस बात के लिए वह खुद को कब से तैयार कर रही थी, आज वह बात अंजाम तक आ पहुंची थी। लेकिन वह अभी भी मन से इस दुख को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने किसी भी और टकराव से बचने के लिए धीमी आवाज में सर नीचा रखकर कहा, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा। उसके शब्दों में कोई आत्मसम्मान नहीं था, बस एक विनम्रता थी जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने किसी भी तरह से यह झगड़ा टालने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय उसे किसी भी तरह की समस्या से बचना है, खासकर जब छोटी की शादी नज़दीक थी। उसने तलाक का नाम सुनते ही अपनी सांसें रोक ली थीं। लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते का अंत नज़दीक है और इसमें अब बस एक औपचारिकता ही बची थी। जानकी को ढीला बोलते देखा अधिक मुंह फुलाकर बड़बड़ करता हुआ वहां से चला गया। जानकी ने चुपचाप जाकर अपना फोन उठाया और उसका सहलाया जैसे फोन में भी जान हो। रात को जानकी ने अपने कमरे में जाकर चुपचाप अपना सामान पैक करना शुरू किया। उसका दिल भारी था, लेकिन अब आंखों में आंसू नहीं थे। उसने अपने कपड़े, दवाई और जरूरी चीजें बैग में डालीं और धीरे धीरे हर एक चीज को अपने हाथों से छूकर महसूस किया। उसे अब ये घर छोड़ना था, लेकिन हर चीज में उसकी यादें बसी हुई थीं। जब वह पैकिंग कर रही थी
तो अधिक की माँ कमरे में आई। उन्होंने जानकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटू कल जा रही हो? तुम ठीक तो हो न? ये दवाई किस चीज के लिए है? जानकी को बैग में दवाई पैक करते हुए देख अधिक की माँ ने पूछा। जानकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस छोटी की शादी के लिए कुछ दिन वहाँ रहूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिक की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, जानकी, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखना और खुश रहना। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी लौट आओ और हम सब फिर से एक साथ हों। सब कुछ पहले जैसा होगा। तुम देखना, जब अधिक तुम्हें आसपास नहीं देखेगा तब अपने आप उसको तुम्हारी कमी महसूस होगी। जानकी ने उनकी बातों को सुनते हुए दिल ही दिल में सोचा कि यह अब संभव नहीं था। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए सिर हिलाया और कहा, जी माँ। रात को जब सब लोग सो गए, जानकी भी अपना कंबल उठाए सोफे पर लेटने आ गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बाहर बालकनी में झूले पर आ गई। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की उसकी ट्रेन थी। एक टाइम था जब वो अधिक की करीबी और उसके स्पर्श को पाकर सातवें आसमान में रहती थी, और आज ये पल था जब सब कुछ बिखर गया था। उसने ये भी सोचा कि वो अपने माता पिता से कैसे मिलेगी, जो उसे इस परिस्थिति में डालने के लिए जिम्मेदार थे। उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। लेकिन आज उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ से आगे जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जानकी ने अपने पेट को सहलाया और काफी दिनों के बाद अपनी फेवरेट लॉरी होले से गुनगुनाने लगी। रात की चांदनी में आज उसके प्यारे पौधे भी उसकी यह उम्मीद में हवा में गूंज उठे लयबद्ध शब्दों में माँ द मंद लहरा रहे थे। अगले दिन सुबह, जब अंधेरा अभी पूरी तरह से छंटा नहीं था, जानकी उठी और फ्रेश हो गई। उसने पीला कुर्ता और वाइट लेगिंग्स पहनी हुई थी। ऊपर आदित्य का कॉलेज में गिफ्ट किया हुआ सफेद रंग का कश्मीरी स्टाइल डाला था। उसने धीरे धीरे अपना बैग उठाया और नीचे हॉल में आ गई। वह जानती थी कि यह सफर उसके जीवन में एक नई मोड़ की शुरुआत करेगा। उसने घर में किसी को नहीं जगाया, यहाँ तक कि अधिक को भी नहीं। जानकी के दिल में रह रहकर अंदेशा हो रहा था कि जैसे वो ये घर से हमेशा के लिए जा रही हो, और उसने यह विदाई चुपचाप ली। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और दरवाजे के पास पहुंची, जहां आदित्य पहले से ही अपनी कार के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जानकी को देखते ही वह कार से बाहर चला आया और जानकी के हाथ से बैग ले लिया। उसने कार का दरवाजा खोला और जानकी को अंदर हाथ पकड़कर बिठाया। आदित्य का जरा भी मन नहीं था कि ऐसे में जानकी ट्रेन का सफर करे, लेकिन डॉक्टर की इजाजत के बाद अब वह निश्चिंत हो गई थी। जैसे ही जानकी कार में बैठी, उसने आदित्य की ओर देखा और उसकी आंखों से कब से संभलकर रोक रखे आंसू बह चले। आदित्य ने उसे चीयर अप करते हुए कहा, कम इन गुड्डू, यू आर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। और याद रखना, तुम अब अकेली नहीं हो। दिस लिटिल सोल्जर और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जानकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी तरह उन्हें रोक लिया। उसने धीमे से कहा, थैंक्स आदि, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए जानकी का मूड ठीक करते हुए कहा, एक मस्त बात बताओ, तुम्हारे ऑर्डर्स आज ही शाम को डिस्पैच हो रहे हैं। जानकी ने आदित्य की बातें सुनी और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। आदित्य ने जानकी को ट्रेन में बिठाया और जाते जाते एक बार फिर उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। टेक इट इजी जानकी, तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो। जानकी ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। उसने पीछे मुड़कर आदित्य को देखा, जो उसे विदा कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी।
जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, जानकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बच्चे के बारे में सोचा। उसने धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखा और आने वाले दिन की खुशियों को महसूस करने लगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल का सामना करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जानकी के दिल में एक नए जीवन की उम्मीद जाग रही थी। खिड़की से तेजी से पीछे भाग रहे पेड़ों को देखते हुए जानकी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसका सफर अब शुरू हो चुका था, एक नया सफर जिसमें दर्द था लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। उसने अपने दिल में उस नन्ही सी जान के लिए प्यार और ममता की एक नई शुरुआत की और अपने आप से वादा किया कि वह इस बार कुछ नहीं खोएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।